नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में बातें होंगी फूल और कांटे, जो एक पोएट्री है, एक कविता है और लिखी गई है अयोध्या प्रसाद हरिऔंध के द्वारा। बच्चों, इस कविता में कवि अयोध्या प्रसाद हरिऔंध ने फूल और कांटे के बीच में तुलना किया है। वे कहते हैं कि फूल और कांटा एक स्थान में उत्पन्न होते हैं तथा बढ़ते भी हैं। उन्हें बारिश, धूप, हवा सब कुछ एक जैसी लगती है, फिर भी उनके स्वभाव में पूर्णतया भिन्नता है, एक दूसरे के विपरीत है। कई उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास किया है कवि ने इस कविता में कि जन्म एक जगह लेने के बावजूद भी यदि गुण में अंतर है तो फिर जन्म स्थान का कोई दोष नहीं, कोई अच्छाई नहीं। आदमी या कोई भी चीज क्यों न हो, अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने जन्म स्थानों से नहीं। तो आइए आज इसकी व्याख्या शुरू करूंगा मैं आपके लिए शब्दशः, लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। बस आप अपना पेन, कॉपी और बुक लेकर रेडी हो जाए। मुझे विश्वास है कि आप लोग पेन, पेपर और बुक लेकर रेडी हो गए होंगे। तो आइए बिना कोई समय गंवाए व्याख्या शुरू करता हूं इस कविता फूल और कांटे की। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। यह है प्रथम स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा है इस पोम की। और ये कह रहे हैं जन्म लेते जगह में, कि जन्म मतलब जन्म लेना, यहाँ उसका अपभ्रंश शब्द यूज हुआ है। तो कह रहे हैं कि एक जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधे उन्हें है पालता, मतलब फूल और कांटे एक ही पौधे के हिस्से हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी समान भाव से फूल हो या कांटे उसके ऊपर चमकता है। और एक सी चांदनी है डालता, चांदनी मतलब चांद की रोशनी। तो चांद भी एक ही चमकता है, उसकी रोशनी भी एक ही पड़ती है। और क्या होता है आगे देखते हैं अगले स्टेंजा में। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। क्या बात है। मेघ मतलब बादल भी उन पर एक सा ही बरसता है, क्योंकि एक ही पौधे के तो हिस्से हैं, तो अलग अलग कैसे बरसेगा। मेघ भी, बादल भी उन पर एक सा बरसता है, हवा भी उन्हें एक सी ही रहती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन सदा मतलब हमेशा, लेकिन हमेशा ही उनके जो ढंग होते हैं, उनके स्वभाव जो होते हैं, एक से नहीं होते। इनके फूल और कांटे के। आगे के बंदों में देखें क्या कवि कुछ कह रहे हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का भेद देता श्याम तन। भेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा के बारे में बताते हैं। कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियों में अगर लग जाए तो कष्ट उत्पन्न कर देता है, भेद देता है मतलब चीर देता है उंगलियां। फाड़ देता है किसी का वरवसन, वर मतलब सुंदर और वसन मतलब कपड़ा। ये किसी के सुंदर कपड़े को भी काटने में, फाड़ने में जरा भी नहीं हिचकता। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, आप देखते हैं फूल पर रंग बिरंगी तितलियां आती हैं, लेकिन ये जो कांटे हैं ना, उन तितलियों के भी पर मतलब पंख को कतर देता है, कतर देता है मतलब काट देता है। भौर का बेंध देता श्याम तन, भौरा काले रंग का होता है और बेच देना मतलब छेद कर देना। उनके भी शरीर में यह छेद कर देता है, उन्हें भी कष्ट पहुंचाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। अब तक हमने देखा कांटे के बारे में, फिर उसी पौधे का दूसरा हिस्सा फूल के बारे में कवि कह रहे हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, बड़े हर्ष से, बड़े प्यार से अपने आगोश में, अपने गोद में तितलियों को आश्रय देता है। कौन? फूल। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। अभी आगे हमने देखा था कि तितलियां और भौरे दोनों को कांटा
कष्ट पहुंचाता है, लेकिन फूल क्या करते हैं, उन्हें गोद में लेते हैं और उन्हें अनूठा मतलब अजूबा अच्छा सा रस पिला देते हैं। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता, कलिका जी है सदा देता, कली जी को खिला। निज मतलब अपना, अपने सुगंध और निराले मतलब अजूबे, अजूबे ढंग से क्या करता है फूल, क्या करता है, कली, कली मतलब फूल, जी को खिला, मन को प्रसन्न कर देता है। दूसरी ओर पहले हमने देखा था कांटे सबको कष्ट देता है, लेकिन यह फूल सबका जी खिला देता है। आगे कह रहे हैं अंतिम पंक्ति, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है खटकता एक सबकी आंख में, कौन सबकी आंख में खटकता है, निसंदेह कांटे सबकी आंखों में खटकता है। और दूसरा है सोहता सुरशीस पर, सुर मतलब भगवान, शीश मतलब माथे। हम पूजा वगैरह के क्रम में भगवान पर पुष्प अर्पित करते हैं, तो उसी बातों को याद करते हुए कवि कह रहे हैं फूल जो है भगवान के माथे पर भी चढ़ जाता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, कुल मतलब वंश, एक ही वंश के तो दो सपूत हैं, चाहे फूल हो या कांटे, एक ही पौधे के दो अलग अलग हिस्से हैं, इसलिए कवि ने कहा वे एक ही कुल के हैं। तो जब एक ही कुल के हैं तो स्वभाव में देखिए अंतर, इसलिए कुल की बड़ाई, कुल की अच्छाई काम नहीं देती, काम देता है आपका अपना बड़प्पन, आपका अपना स्वभाव, आपका अपना गुण। ठीक है बच्चों, तो यह रही इस कविता की व्याख्या। मुझे पक्का विश्वास है कि कविता का अर्थ तो आपने समझ ही लिया होगा, बड़ा सुंदर सा, और आपने इन कविता के माध्यम से कुल की बड़ाई और व्यक्तिगत गुण दोनों को बड़ा ही सुंदर ढंग से उद्घाटित किया है कवि ने। अब जाते जाते याद करा दूं, बारी आपकी। यदि यह व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, यदि अब तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो यही वक्त है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्या के साथ।